सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल हैं? सर वक्त कम और मुकाबला सख्त जो है ना, वो उसकी अमली मिसाल ये शो है। हमें हफ्ते में मिलते हैं 3 दिन पूरा हफ्ते को रिकैप करने के, और पूरा हफ्ता तो एक तरफ, एक दिन की खबरें पूरी नहीं होती और हमारा वक्त ख़त्म हो जाता है। सर उसकी सर एक तो ये वजह है कि सर हैपनिंग्स जो हैं सर बहुत ज़्यादा है मुल्क के अंदर। सर आपको पता है कि हर घंटे एक जो है तब्दीली आ रही है हर चीज़ के अंदर। इसलिए सर हमने ज़रा फोकस किया है मज़ीद अपने शो के ऊपर कि हम जितना करंट हो सकते हैं उतना करंट होने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर शो के बाद कुछ चीज़ हो जाए तो फिर उसका हम कुछ कह नहीं सकते। बट सर शुरू सियासत से करते हैं। आज सियासी दुनिया के अंदर सर बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। सबसे पहले तो सर SCO कॉन्फ्रेंस जो है हमारी, एक हमने इसी शो पे बैठ के कई दफ़ा ये बात की है कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इससे पाकिस्तान का जो एक ग्लोबल इमेज है उसमें भी फ़र्क पड़ता है। बाकी उस कॉन्फ्रेंस की अपनी जो दुनिया भर के अंदर जो ममालिक शरीक होते हैं इसके अंदर, उसके अंदर बहुत अहमियत है। आप ये देख लें, रूस और चाइना के वज़ीर आज़म जो हैं वो इसमें शिरकत करेंगे। इंडिया के जो जयशंकर साहब हैं वो इसके अंदर आएंगे। ये एक अनप्रेसिडेंटेड किस्म की चीज़ है कि ऐसे लोग इकट्ठे होने और पाकिस्तान इस्लामाबाद में इकट्ठे होने। 15 और 16 तारीख को ये सर इजलास जो है ये चलना है, और इसके अंदर हमें तवक्को है कि इससे हमारी एक स्टैंडिंग हमारे ख़ित्ते के अंदर जो है उसके अंदर बढ़ावा आएगा। और तमाम जो इदारे हैं वो इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि इसको आप इंसिडेंट फ्री एक चीज़ रखें। और चूँकि सियासी सरगर्मियाँ जो हैं वो बिल्कुल अरूज पे हैं, मामलात जो हैं वो ठंडे नहीं हैं, गर्म की तरफ हैं, तो तमाम इदारे बाशमूल जो अफवाज पाकिस्तान है वो इसकी सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी जो है उन्होंने ले रखी है। आपको पिछले हफ्ते की जो ख़बरें हैं, PTI के जो प्रोटेस्ट था उसमें भी पता चला होगा कि जी फ़ौज जो है उसको बुलाया गया, उससे एक सहूलत ली गई, वो पहुंच गई डी चौक, फिर वो डिस्पर्स हो गए। अली मीन गंडापुर साहब जो हैं उनके हवाले से ढेर सारी खबरें आई। तो सर अब इस 15 तारीख जो है जब SCO शुरू होना है, उसी दिन की कॉल जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने दे दी है। मैं सर उनकी बड़ी पॉलिसी से डिसएग्री करता हूँ। कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं जिसमें एग्री भी करता हूँ। उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनसे भी हम, आपको पता है हम कितनी बहस करते हैं, लेकिन एक मुल्क का जो फ़ायदा है जिस चीज़ से होना है, एक कॉन्फ्रेंस क्यों ना हो, बड़ी चीज़ें हो सकती हैं जिससे फ़ायदा होता है। ये एक कॉन्फ्रेंस है, इससे हम सारे जो है तमाम आवाम जो है वो मुश्तरका राय इख्तियार करती है कि जी हमें इससे फ़ायदा ही होगा, नुकसान कोई नहीं है इसका, इसको होने दें। PTI ने कॉल दे दी सर 15 तारीख की, वो कि जी प्रोटेस्ट पे आए, ये करें वो करें। वही जो मनाज़र हमें नज़र आए TV स्क्रीन्स पे और सोशल मीडिया पे आज से कुछ दिन पहले, अगर उन्हीं की झलक भी नज़र आ गई सर इसके दौरान, तो ये बहुत ही बुरी चीज़ होगी। तो कॉल किसने दी है ये एक सवाल है। दूसरा उसके ऊपर बात करते हैं। दूसरा, PTI के अंदर कई उनके जो सीनियर लीडर्स हैं जो आया पिछले प्रोटेस्ट पे चुप रहे, अब उन्होंने ये कि जी हम इसके हक़ में नहीं हैं एक हद तक, और इसको आप आगे लेके जाएं। प्रोटेस्ट इज़ प्रोटेस्ट, वो होना चाहिए। जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको एड्रेस करना चाहिए हुकूमत को, लेकिन इस दिन ना करें इसको। तो सर ये तमाम मामलात हैं, इनके ऊपर बहस करते हैं सर। जी यकीनन। देखें, आपको याद होगा कि 11 तारीख को मुल्तान में भी कॉल हुआ हुआ था प्रोटेस्ट, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं आई। सो इसका मतलब है वो नहीं हुआ। सो बेटर सेंस शुड प्रिवेल। हमें दुआ यही करनी चाहिए कि 15 को ऐसी कोई हरकत ना हो, उससे पहले ही कॉल ऑफ कर दिया जाए। अच्छा, और इसमें एक मुस्बत पहलू ये है कि PTI के अंदर स्प्लिट है। बहुत से बड़े सीनियर लीडरान PTI के वो ये कह रहे हैं कि ये 15 तारीख को मत करें। अच्छा, अगर खुदा ना खास्ता ये होता है तो मैं आपको बताऊं कि हुकूमत तो शायद, अब नाउ आई एम अज्यूमिंग, मुझे अंदर की बात नहीं पता, हुकूमत तो शायद बुरा ना मनाए, क्योंकि PTI विल फॉल राइट इनटू द ट्रैप। उसकी वजह ये है कि जिस तरह से आपने कहा ना, यकीनन मुल्क को इसका फ़ायदा है। मतलब अगर कल को खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट ही नहीं आनी, तो यहाँ पर किसी ने भी हुकूमत करके करना क्या है? मतलब चटीले पत्थरों पे तो हुकूमत नहीं होती ना, रेत के ऊपर तो पत्थर नहीं हुकूमत नहीं होती, हुकूमत तो पैसों से होती है।
सो ये सबका फ़ायदा है, ये तमाम पार्टीज़ का फ़ायदा है कि पैसे आएँ। नंबर एक चीज़। नंबर दो चीज़ सर ये है कि देखिए, वैसे तो मेरा ये ख्याल है कि हम इस पर बड़ी तफसीली गुफ्तगू कर चुके हैं कि अब ममालिक नहीं, अब ख़ित्ते तरक्की करते हैं और आने वाले दिनों में पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर होंगे, क्योंकि ये इंडिया के लिए भी नागुज़ीर है और पाकिस्तान के लिए भी नागुज़ीर है। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात भी बेहतर होंगे। लेकिन अभी आप इनको अगर साइड पे भी रख दें, तारीख़ी तौर पे एक ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान की बका के लिए ज़रूरी रहे हैं और मुस्तकबिल करीब में रहेंगे। अमेरिका, चाइना, सऊदी अरब और यूएई। यू एग्री? जी सर। ठीक है। अच्छा, अब इनमें से 3 की शमूलियत होनी है यहाँ पे। जी हाँ। आप ये इमेजिन करें कि खुदा न खास्ता उस दिन अगर एहतजाज हो रहा हुआ तो क्या होगा। बेसिकली चाइना और सऊदी अरब पीटीआई के ऊपर कांटा लगा देंगे कि जिस दिन हम आए हुए हैं उस दिन ये हो रहा है, तो ये तो अगेन वो जो एक तासुर दिया जाता है कि दे आर नॉट सीरियस पीपल। तो ये बेसिकली पीटीआई के लिए मतलब सबसे ज़्यादा नुकसान उनको होगा अगर ये उस दिन हरकत हो गई। सर एक तो इसमें ये बात डेफिनेटली है कि उनको नुकसान होगा। दूसरा सर ये बात तो पता चले ना कि ये आया बानी पीटीआई की तरफ से ये बात आई है, क्योंकि सर हमें ये भी खदशा जो है ये पिछले प्रोटेस्ट में भी पैदा हुआ, आज भी ये पैदा हो रहा है कि ये सारी जो कॉल्स निकल रही हैं और ये तमाम मामला जो हैं ये एक सिंगल सोर्स से निकल रहे हैं। ये कोई इज्तमाही किस्म का फ़ैसला है पीटीआई की सीनियर लीडरशिप का, क्योंकि सर इधर तो बेटर सेंस प्रिवेल्स जो लफ्ज़ बैठता है वो इधर ही बैठता है कि जी बेटर सेंस शुड प्रिवेल, और अभी तक इसकी कोई इस तरह से तरदीद नहीं आई कि जी हम नहीं कर रहे। तो ये मेरा सवाल है कि ये किसने कहा है कि भाई करें। आप बानी पीटीआई कह रहे हैं तो उनके नंबर भी कटते हैं, गंडापुर साहब कह रहे हैं, बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं, कौन कह रहा है ये सारी बात? सर इसमें जो तीनों थियरीज़ हैं ना वो मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। हैं थियरीज़, क्योंकि हमें तो नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या बात हुई है। देखें इसमें जब वो ये कहते हैं, मतलब पीटीआई ये कहती है कि जी हमारे आप खान साहब से मुलाकात करवा दें, उनकी वकीलों की करा दें, उनकी फैमिली की करवा दें, तो फिर हम सोचेंगे कि हम इसको पोस्टपोन कर दें। मुलाकातें तो बंद है, मुलाकातें बंद हैं। तो वो कह रहे हैं कि हमें एक दफ़ा वेल बीइंग पता लग गई तो उसके बाद फिर हम फैसला कर लेंगे कि ठीक है 15 को नहीं करते, हम 18 को कर लेंगे, 20 को कर लेंगे। अच्छा, हुकूमत का मौक़िफ़ ये है, मतलब सही गलत की बात नहीं कर रहे, कि जी वो उनको ये डर लगता है कि मौक़िफ़ मतलब वोकली ना भी हो, वो उनका ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि कहीं खान साहब की मुलाकात हो तो खान साहब ख़ुद ये ऑर्डर दे ना दें कि जलाओ, घिराओ, एहतजाज, ये वो, इसलिए मुलाकात नहीं हो पा रही। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड ये कह रहे हैं कि अगर आप मुलाकात करवा दें तो हम पोस्टपोन करने का सोच सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये पीटीआई प्रेशर डाल रही है कि हम ये करेंगे ताकि आप हमारी मुलाकात करा दो, तो फिर हम ये मुलाकात होने के लिए प्रेशर डाला जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी नहीं, ये तो होगा ताकि उस दिन, क्योंकि विजुअल ज़्यादा बड़े बनेंगे कि फॉरेनर्स आए हुए हैं और ये हो रहा है। सो अगेन ये तीनों थियरीज़ हैं, और जिसकी वजह से मैं बार बार मुझे ये खदशा होता है ना कि ये दे विल फॉल इनटू द ट्रैप, वो इसी वजह से होता है कि देखें, मतलब ये तो ज़ाहिर है कोई गारंटी नहीं है कि अगर खान साहब की मुलाकात होती है तो वो आगे से क्या इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं, हमारी तो उस पर कोई कुदरत नहीं है। लेकिन अगर मुलाकात हो जाती है तो हुकूमत ये कह सकती है कि जी हमने तो जो कुछ हमारे बस में था पोस्टपोनमेंट के लिए वो हमने किया, अब वो फिर नहीं मानते तो अब हम क्या कर सकते हैं। लेकिन वो फिर भी जो मुलाकात नहीं करवा रही ना, तो अगेन इससे ये खदशात पैदा होते हैं कि गवर्नमेंट कह रही है कि ठीक है, मतलब जो एट स्टेक है वो आपकी उस पार्टी की रेपुटेशन है जो उस दिन ये सारा कुछ करेगी इन फ्रंट ऑफ द होल वर्ल्ड, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, कर लें। बिल्कुल सर, और तमाम चीज़ें बेसिस कवर कर रहे हैं सर। दूसरा साहब देखें कि पीटीआई के जो एक स्टाइल है, और उसको लफ्ज़ अंग्रेज़ी का देना चाहिए स्टबरनेस। एक स्टबरनेस जो है लीडरशिप में भी है, एक स्टबरनेस जो है फॉलोअर्स में भी है। आप अगर जो इनका धरना था उसको उठा के देख लें तो उस धरने को सर तोड़ने के लिए या ख़त्म करने के लिए एपीएस हुआ। मतलब मैं ये नहीं कह रहा एपीएस इस वजह से हुआ, बट एपीएस चूँकि हो गया और इतनी एक हमारे मतलब पूरे हमारी पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे वन ऑफ द मोस्ट अफसोसनाक वाक़या था, उसकी बेसिस पे इमरान खान साहब ने अपना जो है धरना जो है कॉल ऑफ किया।
सो ये लोग जो हैं, इनका जो एक व्यू पॉइंट है कि जी अगर बानी पीटीआई की कॉल है तो हम बड़े संजीदा हो जाते हैं और हम इस चीज़ को एंड तक लेके जाते हैं। ये आप अगर इस चीज़ के अनासर जो हैं इनके फॉलोअर्स में अगर आप नोटिस करें तो तमाम लोगों में, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ सर जो इनको मैं डेली मुलाकात होती है, लेकिन वो जब पिछला प्रोटेस्ट हो रहा था तो वो गायब थे। किधर थे जी? प्रोटेस्ट पे गए हुए थे और वो कहते हैं वहाँ पे हमें समझ नहीं आई कि क्या हो रहा है, लेकिन हम गए ज़रूर। तो बंदा तो जाता है, बंदा शरीक होता है। मेरा पॉइंट इसमें सर ये कि ये हुकूमत को भी एक चीज़ मद्देनज़र रखनी चाहिए कि इसको जड़ से काटें, डोंट वो भी गैम्बल ना करें। वो जो आप जैसे जिक्र कर रहे हैं कि ये पीटीआई को पुटी पै जाएगी, तो सर गवर्नमेंट के लिए सर, लेकिन आई थिंक अ लॉट मोर इज एट स्टेक। अगर एससीओ डिस्टेबलाइज होता है, एक भी लीडर फ़र्ज़ करें कहता है जी कि आपकी सियासी सूरत हाल जो है वो ठीक नहीं है और हम पुल बैक कर लेते हैं, तो बाकी सब इसको देखेंगे और कोई और भी शायद कर जाए, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ होए। तो मेरा सिर्फ पॉइंट ये है कि उनकी जो डिटाई है उसको अंडर एस्टिमेट ना करें। और मैं ये कोई बिल्कुल भी उनकी तारीफ़ नहीं कर रहा, मैं उनकी तनकीद कर रहा हूँ उनके ऊपर कि इस मामलात में जो मुल्की मफाद के अंदर एक चीज़ है उसके ऊपर ढीठ होना कि ये ना हो पाए, ये एक सेल्फिश हरकत है। और इस सेल्फिश हरकत को हमने माजी में भी होते हुए देखा है, ये आज रिपीट हो रही है और इसको नहीं होनी चाहिए। 15 और 16 तारीख को तमाम मुल्क के अंदर अमन व अमान होना चाहिए, मुस्तकिल होना चाहिए। जब तक एससीओ के तमाम हमारे मेहमान आ नहीं जाते और चले नहीं जाते, ये करना ही, इसका जिक्र ही करना जो है वो गलत है। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और ये हमें दुआ दोनों साइड्स पे करनी चाहिए कि एक तो पीटीआई उन 2 दिनों में कुछ ना करे, उससे पहले कर ले, उसके बाद कर ले। दूसरी बात ये है कि सरकार भी अगर गैम्बल ले रही है तो वो गैम्बल ना ले और उसके इख्तियार में जो कुछ है वो करके देख ले। क्योंकि अगेन जिस तरह से अभी आपने बात की, हम में से कोई यहाँ पर बैठे हुए, हम अगेन टीवी के ऊपर बैठे हैं, कुछ थोड़े बहुत तो इन्फॉर्म्ड होंगे हम ये बात वसूख से नहीं कह सकते कि ये कॉल जेल से आई है या नहीं आई, ठीक है। सो बुनियादी बात यही है कि अगर इसको पोस्टपोन करने के लिए हुकूमत के हाथ में कुछ है तो नंबर 1 करके देख लें, शायद बेटर सेंस प्रिवेल्स। और दूसरी बात ये कि उसके बाद अगर फिर भी उनकी ये कॉल रहती है तो फिर तो ये तय हो जाएगा कि ऑर्डर्स अंदर से आ रहे हैं, तो फिर अगेन फिर उसके बाद लोगों का, अवाम का और विजन क्लियर हो सकता है कि अच्छा लीडरशिप में क्या मसाइल है, लीडरशिप में क्या मसाइल हैं। और इसके अंदर सर इफ़ देयर वाज एवर एन ओकेजन जब अवाम ने अपने लिए खुद भी सोचना है, अपने बच्चों के लिए, मुस्तकबिल के लिए सोचना है, तो ये वो मौका है कि आप कॉल शॉल जो भी हो, जैसी भी हो, आप फैसला करेंगे जी हमने इसमें शरीक होना नहीं। क्योंकि सर बाद में फिर आप खुद पेंट हो जाएंगे एज अ पर्सन, मतलब अपनी लोकेलिटी में भी हो जाएं कि यार एक मुल्क के लिए बेहतर चीज़ हो रही थी लेकिन आप एहतजाज करने गए थे। सर एहतजाज असल में हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं होगा, 15 तारीख को जो भी एहतजाज होगा वो एससीओ के ख़िलाफ़ होगा। यकीनन बात यह है कि जो भी ग्रीवेंसेस हैं ना वो 18 तारीख को भी एड्रेस किए जा सकते हैं, वो 20 तारीख को भी एड्रेस किए जा सकते हैं। ये थोड़ी है कि 20 तारीख को मसला हल हो जाएगा। तो सिर्फ 15 और 16 को ही करना जो है ना, इसके बारे में 1000 दफ़ा भी अगर सोचें तो कम है। और सर बाकी देख लें आपके जो देखें एक ऐसा इवेंट है जिसमें हुकूमत कितनी की संजीदगी इस तरह से वाज़ेह हो रही है कि उस इलाके में जाएँ, तमाम चीज़ें होनी है वहाँ पे, रेस्टोरेंट से लेके कमर्शियल एक्टिविटी से लेके स्कूल से लेके हर चीज़ जो है उसको बंद किया जा रहा है सिक्योरिटी रीजंस के लिए। 15 साल के बाद इंडिया बाज़ाब्ता तौर पे शिरकत कर रहा है। और सर आप बाकी देखना, चाइना रूस के भी ये नहीं कि वो अपने को लोकल लोग भेज रहे हैं, मतलब लोकल से मेरा मुराद है कि लोअर लेवल, वो सीनियर तरीन उनके जो लोग हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। तो इस चीज़ को हमें सीरियस लेना चाहिए और सर इससे फ़ायदा ही होगा, इसका नुकसान कोई नहीं। और जो सबसे एक और नाजुक मामला है कि कुछ दिन पहले ही चीनी एहलकारों पर एक अटैक हुआ। तो अब तो हम बिल्कुल चाइना को लेके अफोर्ड ही नहीं करते। पिछले साल में जितने अटैक्स हो चुके हैं, जिस तरह के हमारे उनके साथ बिजनेस टाइज हैं, जिस तरह का फ्यूचर हम एक बनाना चाह रहे हैं, उसमें जिस तरह से डेट में हम उनके हैं, मतलब बिल्कुल आप जिसको कहते हैं ना कि मार्जिन ऑफ एरर है ही नहीं। सर है ही नहीं। और सर लास्टली मैं ये बात करना चाहूँगा कि आप इस चीज़ को देखें कि हम इन चीज़ों को ना लेते हैं फेस वैल्यू पे कि ऐसे ही हो रहा है, वहाँ सब बैठेंगे, माइक्स लगे होंगे, लाइटें लगी होंगी और बातें करेंगे, चलिए। नो सर, मेरा ये एक हमेशा का एक है, बुजुर्गान की तरफ से ये एक बात बताई गई है जो इन्होंने, जिनका एक्सपीरियंस हमसे बहुत ज़्यादा है, कि उसकी जो साइड लाइन्स होती हैं
तमाम मामला उस पर, अब से देखें चाइना का इतना बड़ा वफ्त अगर आ रहा है, रूस का आ रहा है, हिंदुस्तान का आ रहा है, तो इन तीनों के साथ हमारे सेपरेट इश्यूज़ हैं, हमारी सेपरेट मिनिस्ट्रीज़ हैं, हमारी सेपरेट टीम्स हैं, जो अल्लाह करे इस वक्त हमारी हुकूमत तैयार कर रही है कि साइड लाइन्स पे जो गुफ्तगू होगी और ये ख़बरें मंजर आम पे आएंगी, इंशाल्लाह शो पे भी डिस्कस होंगी कि जी साइड लाइन्स पे हमने ये रूस से बात की, ये चीन से बात की, ये हमने इंडिया से बात की है, जो कि बड़ी अहम चीज़ें हैं। तो ये तो एक मतलब उसको मैं एक फेस के ऊपर जो चीज़ हो रही है वो एक चीज़ तो हो रही है, वो सबके लिए जो बैकग्राउंड में चीज़ें हो रही होती हैं वो डेफिनेटली हो रही होती हैं, वो भी तैयारी करके आते हैं, आपसे एक्सपेक्ट करती हैं आपकी भी तैयारी हो, और जो तमाम चीज़ें उन पर डिबेट होती है। सर आपको पता है शो की पॉलिसी ये है कि डिबेट होनी चाहिए, तो ये सिर्फ इस चीज़ का नहीं है कि खित्ते के अंदर एक और SCO हो रहा है, ये बात असल में ये है कि उसकी साइड लाइन्स पे जितनी गुफ्तगू होगी और जितनी चीज़ों के मुद्दे हो जाएँ या आर्ग्यूमेंट्स हो जाएँ, आर्ग्यूमेंट में अच्छी चीज़ होती है, उसका हमें एंड रिजल्ट जो है वो फ़ायदेमंद ही नज़र आ रहा है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, हमारी जो इस वक्त टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना वो झोलियां उठा उठा के दुआएं कर रही है कि ये हो जाए, हालांकि उनका इससे शायद डायरेक्टली कोई लेना देना भी नहीं है। बात ये है कि यहाँ पर जिस कारखाने को कोई ऑर्डर मिलता है ना बाहर से, वहाँ से कोई शख्स यहाँ आना चाहता है, देखना चाहता है अपना काम होते हुए, यहाँ पर वक्त गुजारना चाहता है। जब उसको पता लगता है ना कि यहाँ आने की या तो इंश्योरेंस महंगी है या फिर उसको कोई इंश्योर कर ही नहीं रहा, तो फिर पाकिस्तान को कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं मिलता। सो बुनियादी बात ये है कि आप सिर्फ ये देखें कि अगर कल को ख़बर ये आए कि पाकिस्तान में चाइना का प्राइम मिनिस्टर आया, फॉरेन मिनिस्टर इंडिया का आया, सऊदी अरब के फ़लाना मिनिस्टर आया और वो 2 दिन रह के हंसी खुशी वापस चले गए, उसके बाद से पूरी दुनिया में एकदम से कितना ईज़ हो जाएगी कि अगर अच्छा कोई पाकिस्तान जाना चाहता है चला जाए। उसके बाद जो बिजनेस आपका आएगा यहाँ पे वो आप मतलब उसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। सर बिल्कुल सर 100% सर हमने तमाम बातें जो हैं सर SCO के वाले से और PTI के प्रोटेक्शन आपके सामने रखी हैं। आप बतौर अवाम भी इस चीज़ के ऊपर सोचें कि ये कितना ज़रूरी है हमारे लिए, इस चीज़ को होने दें और इस पर इत्तेफाक राय। पर यहाँ पे जाना हमने ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर SCO की बात हो रही थी। सर SCO की जब हम बात कर रहे हैं तो उसके साथ साथ सर आईनी तरमीम का जो मसला है सर उसके ऊपर भी आज हम थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं। सर बहुत सारी चीज़ें आज के दिन भी हुई और पिछले चंद हफ्तों से ये मामला जो है ये फंसा हुआ है। एक आईनी तरमीम लाने की कोशिश की जा रही है। हम इस पर सर यही कहते रहे हैं कि एक जो जल्दबाजी और जो एक हेस्ट की एक एलिमेंट नज़र आता है इसके अंदर, उसकी वजूहात क्या हैं। हुकूमत चाहती है जल्द से जल्द ये आईनी तरमीम जो है हमारे ही ड्राफ्ट की बेसिस पे वो ठीक हो। सर उसके साथ साथ ज़ाहिर है स्टेक होल्डर्स क्योंकि इतने हैं ज़्यादा हमारे हुकूमत के अंदर। अब आप ये देख लें कि एहतियाती गवर्नमेंट है तो उसके अंदर स्टेक होल्डर्स आके अपोजिशन जो है वो एक अलग एक एंटिटी है जिसको आपको सुनना पड़ेगा, आप चाहें ना चाहें। और ये प्रोटेस्ट भी जो है इनका एक जो पॉइंट था वो मेजरली ये था कि आईनी तरमीम जो है उसके हम खिलाफ हैं। उसके साथ साथ JUI सर अपनी 8 सीटों के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन गया है इस आईनी तरमीम के अंदर। मौलाना फजल रहमान जो हैं वो इसके अंदर जो है वो मेक और ब्रेक फिगर वो बन गए। हुकूमत उनको शुरू में उनको लग रहा था बड़ा ईज़ से वो ये मामला हो जाएगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं। और इस वक्त तक तो ये नज़र आ रहा है कि वो अपोजिशन की तरफ थोड़ा सा लीन कर रहे हैं। अपने अपने ड्राफ्ट जो हैं वो उन्होंने भी बनाए, अपोजिशन ने JUI के साथ मिलकर बनाया। ये पहली दफ़ा मैंने एटलीस्ट देखा है कि एक इत्तेहादी गवर्नमेंट के अंदर 2 ड्राफ्ट चल रहे हैं, एक हुकूमत का ड्राफ्ट और एक पीपल्स पार्टी का अपना ड्राफ्ट है। पीपल्स पार्टी का ड्राफ्ट भी सर आज सामने आया, उसके अंदर ढेर सारी चीज़ें। बिलावल भुट्टो साहब जो हैं उन्होंने उसके ऊपर बयानात भी जारी किए, उनकी मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात भी हुई और उसके अंदर उन्होंने इस चीज़ का मुआवजा किया कि जी कायदे आज़म साहब जो हैं वो भी आईनी अदालतें जो हैं वो भी चाहते थे, उसके ऊपर भी बात करते हैं सर। और साथ साथ कि ये आया इसके अंदर ये आज होगा, कल होगा, परसों होगा, चंद महीनों बाद होगा, तो इसके ऊपर भी हमने बात करनी है सर। दूसरा मेरा सवाल सिर्फ ये कि इतनी जल्दबाजी जो है वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट की हद तक अगर बात करें तो काजी फैज़ साहब का तो जो रिटायरमेंट है जो बस होने ही लगी है, तो उसके ऊपर तो अब नज़र नहीं आ रहा कि ये इतनी जल्दी हो पाएगा कि उसको आप आगे कर लें। जो
चमगुइयाँ चल रही थी कि काजी फैज़ साहब को रखने के लिए ये सारा कुछ हो रहा है, मेरे ख्याल में वो इसकी बुनियादी स्पिरिट के अंदर भी एक एलिमेंट नहीं था। मुसर्रत अली शाह साहब जो अगले चीफ जस्टिस बनेंगे, हमें अभी तक लग रहा है, अनलेस उसके अंदर कोई चीज़ चेंज हो जाए, तो ये सारा कुछ सर एक कन्फ्यूजन भी बन गई है। अब SCO भी आ गया है बीच में, PTI के प्रोटेस्ट भी आ गए हैं। सर मैं अब ये नहीं कह सकता कि हुकूमत फंस गई है, असल में हम सब फंस गए हैं। सर ये जो बात है ना काजी फ़ायज़ ईसा साहब को रिटेन करने वाली, ये तो जो सलाउद्दीन साहब हैं उन्होंने बड़ी एक ज़बरदस्त, बहुत बड़े वकील हैं, उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की थी, और उन्होंने की थी ये कि जी ये क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का चीफ जस्टिस हुकूमतें लगाएंगी काजी फ़ायज़ ईसा को, जब उसकी फ़िलहाल जो ड्राफ्ट्स पेश किए जा रहे हैं, मतलब जो आज से कुछ अर्से पहले तक हमारी नज़रों के सामने थे, उसमें था कि वज़ीर आज़म या सदर अपनी मर्ज़ी से लगा सकता है। तो जब वो अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं तो वो ज़रूरी भी नहीं है कि किसी प्रीवियस जज को लगाएं, वो तो फिर जो भी उनका मनपसंद शख्स है उसको लगा सकते हैं। तो काजी फ़ायज़ ईसा को ही क्यों? जहाँ तक बात है मुद्दत मुलाजमत एक्सटेंड करने की, तो वो था कि जी इसी अदालत के जज रह जाएँ काजी फ़ायज़ ईसा, क्योंकि सबकी मुद्दत मुलाजमत एक्सटेंड हो जाएगी। लेकिन उसमें आपको पता है कि जो मौलाना फजलुर रहमान है उन्होंने एतराज़ कर दिया था। और अगेन सर मैं इस पे जो है ना अजम्पशन है, कोई हमारे पास अंदर की रिपोर्ट नहीं है, लेकिन हमें ये ऐसे लगता है, हमें ये तासुर दिया जाता है कि जी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक साइड ले ली है, क्योंकि वो साइड PTI को सपोर्ट करती है, तो PTI जो है उनकी तरफ झुकाव रख रही है, और वो जो मौलाना फजलुर रहमान साहब की साइड है वो बिल्कुल अगेंस्ट है हुकूमत की साइड से। अच्छा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो ये मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने की बात है उसका फ़ायदा सिर्फ काजी फ़ायज़ ईसा को तो नहीं होना था, या उससे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का मसला तो हल नहीं होना था। तो बेनिफिशरीज आप देखें कि अक्रॉस बोर्ड सारे सरकारी अफसरान हैं। तो ऐसे भी हो सकता है कि ये तासुर दिया जा रहा हो हुकूमत की तरफ से कि देखें हमने तो पेश की थी, लेकिन क्योंकि वो नहीं मान रहे तो इसलिए नहीं हो पा रहा। हो सकता है बिहाइंड द सीन पैट ऑन द बैक दे रहे हो नून लीग भी और पीपल्स पार्टी भी मौलाना को कि ज़बरदस्त आपने यहाँ पे अड़े रहना है। सो हो कुछ भी सकता है, नंबर एक चीज़। नंबर दो चीज़ ये है कि आज जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपना ड्राफ्ट पेश किया है, वो उसमें उन्होंने कहा है कि आपको नए सिरे से अदालतें बनाने की ज़रूरत नहीं। जो मौजूदा अदालतें हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट है, उसमें आप 4 रुकनी बेंच अलहदा कर दें, जिसमें एक आपका चीफ जस्टिस हो और 3 अलहदा से लोग हों, मतलब जजेस हों उसी के। और जो आपकी हाई कोर्ट्स हैं उसमें आप 2-2 रुकनी बेंच बना दें, एक चीफ जस्टिस और दूसरा एक और जज। अच्छा, फिर अगेन वही बात है कि नून लीग ने भी एक ड्राफ्ट दिया है, PTI ने भी एक ड्राफ्ट दिया है या देने वाले हैं, सबको कंसिडर किया जाएगा, सब में से अच्छी शराइत निकाली जाएंगी, उम्मीद हम करते हैं। और ये कोई ऐसे नहीं होगा कि रात के अंधेरे में सैटरडे नाइट या संडे मॉर्निंग बिल पास हो जाएगा, हमें पता भी नहीं लगेगा, ये तरमीम पास हो जाएगी। ये बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से होनी चाहिए। जहाँ तक इस सारी एक्सरसाइज का मामला है, यही तो लेजिस्लेशन है, यही तो अच्छी बात है। तो अगर सारे अपना अपना ड्राफ्ट पेश कर रहे हैं तो इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। सर एक तो इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। दूसरा सर, इसको आप, ये तो बड़ा संजीदा, बहुत ही मतलब एक ऊंचे दर्जे का एक ये मामला है कि एक आईनी तरमीम ही पेश की जा रही है जिसके ऊपर तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत जो है वो शामिल है उसके अंदर। मैं तो कहता हूँ सर कि आपके जो बिल्स होते हैं जो असेंबली फ्लोर पे वैसे ही रखे जाते हैं, किसी चीज़ के ऊपर भी हो, वो लेट से स्मोक के ऊपर, उसके अंदर भी इतनी एक्साइटमेंट और मतलब इतना जलवा और जोश होना चाहिए कि जी हम अपना आपको प्रपोजल देते हैं, हम अपना देते हैं। बजट के अंदर भी सर हमने देखा है कि ये तरफा तौर पे हुकूमत जो आके बजट पेश कर देती है, आपकी जो अपोजिशन है, मतलब किया होगा, कई दफ़ा किया होगा, बट इस दफ़ा हमने नहीं देखा कि अपोजिशन ने आके बैठे होगे जी ये शेडो बजट भी एक पड़ा हुआ है, इसको भी नज़रसानी करें। मतलब सर देखें, अगर हमारा बजट जो है उसके अंदर एक एलिमेंट IMF का भी है, तो वो कहेंगे यार ये शेडो बजट भी है, ये भी चेक कर लो यार, किसी की ड्यूटी लगानी है ना, तो वो कर लेंगे। उसके साथ साथ आपकी, जैसे मैंने स्मोक का जिक्र किया, उसके अंदर भी आप कर सकते हैं जी कि अगर आपने एनवायरमेंटल कंट्रोल्स नाफिज करने हैं उसके अंदर, तो हुकूमत ये कह रही है, हम ये कह रहे हैं उसके अंदर। शायद सर देखें ना, हर MNA और हर पार्टी ओहदेदारान जो होते हैं उनके अंदर एक अपनी एहलियत होती है। शायद हुकूमत के अंदर ज़्यादा लोग हों जो एनवायरनमेंट और इकॉनमी को जानते हो, शायद अपोजिशन में ज़्यादा हों। ये तो कोई कंफर्म चीज़ तो नहीं है ना कि जब आप हुकूमत सेलेक्ट कर रहे होते हैं, वो तो बेसिस ऑफ ये होती है कि यार वोट कितने लेकर आए। अपोजिशन के पास ये फ्री हैंड होता है कि हम वोट के अलावा हम जो अपने अंदर MNAs रखें, क्योंकि ओहदा नहीं देना उनको, हम उनकी एक्सपर्टीज़ पे भी उनको रख सकते हैं। तो सर ये चीज़ें आज ये सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत है
कि हादसाती तौर पे सबको आपस में मिल बैठ के ड्राफ्ट्स देने पड़े। अल्लाह करे हर मामले पे ये चीज़ें। बिल्कुल, अब जहाँ तक बात है ना कि इतनी हेस्ट क्या है, जल्दी क्या है, वो जल्दी ये है ऑब्वियस जो नज़र आता है कि हुकूमत को ये डर है कि अगर जो नए चीफ जस्टिस आएंगे अगर वो एक्सपेडाइट कर देते हैं फॉर्म 45, 47 वाले केसेस, नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़, अगर वो कहते हैं कि फौरी तौर पर पीटीआई को उनकी सीटें वापस की जाएं तो फिर क्या बनेगा। ये है ख़तरा जिसकी वजह से वो चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स अलहदा हो जाएं और इस कोर्ट के पास इख्तियार ही ना रहे इस तरह के फैसले देखने का। आखिर में मैं सिर्फ बात करना चाहूँगा बिलावल भुट्टो साहब की जो ट्वीट है कि उन्होंने इक्वेट किया है कि कायदे आज़म भी ये चाहते थे। देखें, एक तो ये है कि कायदे आज़म वाले दौर में मसला कुछ और था, अभी मसला कुछ और है। दूसरी बात ये कि मसला कुछ और था या सेम है, मेरे ख्याल में ये दलील कभी भी किसी को किसी चीज़ पर भी नहीं देनी चाहिए कि कायदे आज़म क्या चाहते थे। वो एक पुरानी बात है। इस वक्त मुल्क को नए चैलेंजेस दरपेश हैं। तारीख में क्या होना चाहिए था या कौन क्या चाहता था, आज के दौर में वो अप्लाई ही नहीं होता। सर एक तो अप्लाई नहीं होता, सर्कमस्टांसेस जैसे आपने जिक्र किया डिफरेंट है, और दूसरा जाहिर है उस वक्त जो सेंटिमेंट था, थॉट था, जो लोग उनके इर्द गिर्द थे, जो वो चाह रहे थे, जो वो करना चाह रहे थे, उसको उसकी अक्कासी आज कैसे कोई कर सकता है। हाँ मतलब किताबें और मजमून और ढेर सारी चीज़ें होंगी जिनसे आप उसकी झलक ले सकते हैं, पर मुकम्मल तौर पे कोई नहीं कह सकता कि हम जो कर रहे हैं वो वही करना चाहते थे। ये एक लिहाज से ठीक नहीं है। आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए, कल इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।